ओबीसी मंत्रियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक, आगामी यूपी विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ओबीसी मंत्रियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक हुई। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। आगामी विधानसभा यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। में 35% ओबीसी मंत्री हैं। अब आधे मंत्रिमंडल बनाने वाले तो ये कहते मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, तो सोचा ही नहीं था इसलिए घर बैठा दिया। कोई कहेगा कि ये इसमें बड़ी क्या बात है, बड़ी बात नहीं है तो तुम कर लेते। ये हमको समझना चाहिए। तो यूपी समेत 5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। हाल ही में मोदी कैबिनेट में जगह पाने वाले 39 मंत्री दिल्ली से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगे। यूपी से मोदी कैबिनेट में जगह पाने वाले 6 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली से लखीमपुर तक, बीएल वर्मा दिल्ली से बदायूं तक, एसपी सिंह बघेल दिल्ली से आगरा तक, पंकज चौधरी दिल्ली से महाराजगंज तक, कैबिनेट राज्य मंत्री कौशल किशोर दिल्ली से लखनऊ तक और भानु प्रताप वर्मा दिल्ली से जालौन तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्रियों को मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा 3 और लोकसभा क्षेत्रों में जाना होगा। इन जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए भाजपा ने जनता के बीच जाने का खाका तैयार किया है ताकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। दिल्ली में आज टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। अगर बात करें तो ये सम्मान समारोह दिल्ली के होटल अशोका में आयोजित किया जा रहा है, जहां शाम 6:30 बजे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहेंगे। भारत पहली बार किसी भी ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अर्जित कर सका है। अगर बात करें तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। तो 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर 5 चुनावी राज्यों में लोगों से फीडबैक लेने के लिए लॉन्च किए गए नमो ऐप को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी में भी 2022 में चुनाव होने हैं और इसीलिए यहां भी प्रधानमंत्री के इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें 13 पन्नों का एक सर्वे है और इस ऐप के जरिए लोग बड़ी संख्या में पूछे गए मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। सर्वे में सरकार और विधायकों के प्रदर्शन के कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसको लेकर लोगों से सवाल पूछे गए हैं। अब इस नमो ऐप को लेकर विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला है। जनता पार्टी चाहे कितने भी नए ऐप बना ले, चाहे नमो ऐप बना ले, चाहे कोई और ऐप बना ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में दर्द झेला है, जिस तरह से उन्होंने कोविड काल में अपनों को खोया है, किसानों को जिस तरह से लगातार मौतें हो रही हैं, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ महिलाओं का चीरण हुआ, शराब माफिया पैदा हो गए, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई, यहाँ भू माफिया पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता इस कष्ट का जवाब 2022 में वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा के देगी। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सीएम योगी लोकप्रिय, मेहनती और ईमानदार चेहरा हैं। संगठन उन्हीं के बारे में फैसला कर चुका है। के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, परिश्रमी मुख्यमंत्री। संगठन पूरा 2022 के लिए लग चुका है और कार्यकर्ता मन बना चुके हैं और उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर हम सरकार बनाएंगे। नाग पंचमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंचेंगे। गोरखनाथ मंदिर की परंपरा के मुताबिक हर वर्ष कुश्ती और तैराकी का आयोजन किया जाता है। खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में ही सीएम योगी आदित्यनाथ विभिन्न खेलों में उपलब्धि हासिल करने वाले गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे।
कार्यक्रम की जानकारी पूर्वांचल खेल विकास मंच के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह ने दी। मंदिर, गोरखनाथ मंदिर और पूर्वांचल खेल विकास मंच के सहयोग से संपन्न हो रहा है। इसमें 75 विभिन्न खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही 4 पूर्व ओलंपियंस को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें श्रीमती प्रेम माया, श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, सुश्री प्रीति दुबे, सुश्री प्रियंका गोस्वामी, इन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से ये कार्यक्रम 13 तारीख को 2:30 बजे से शुरू होगा और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये चलेगा। यूपी के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति वाराणसी की है। यहां निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के अधिकारियों से बातचीत की और दिशा निर्देश दिए। उधर सीएम योगी का भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण जारी है। कल सीएम योगी खुद वाराणसी जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। तो बात अब वाराणसी की। वाराणसी में नदियां उफान पर हैं और इस वजह से अब शवों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कैसे है अभी तक यहां की स्थिति, हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गंगा का जल बढ़ाव, किनारे पर समस्याएं और अब गलियों में नाव के बाद शवदाह में दिक्कतें होने लगी हैं। दिक्कतें किस तरह की हैं ये शव यात्रियों से जान लेते हैं। आप शव यात्रा में आए हैं, कितनी परेशानी? इतनी परेशानी है बेटा कि ये पूछिए नहीं कितनी परेशानी है। जल अब डेड बॉडी हम देखने को नहीं जा रहे हैं, आग लगाने को नहीं जा रहे हैं। वहाँ उनके बॉडी में आग लगा दें। हमारे भाई मरे हैं, एक बैग हार्ट अटैक हो गया। तो कितने घंटे इंतजार? अरे कम 6 घंटा इंतजार, 6 घंटा। मंजर क्या है, कैसे यहाँ से शव ले जाए जा रहे हैं, कैसे? यहाँ नाव के थ्रू जा रहा है। गलियों में नौका चल रहा है? हाँ, गलियों में नौका चल रहा है और प्लस जो है 4 घर से 2 या 3 आदमी फिर नाव के अंदर बैठ सकते हैं। नाव के अंदर बैठ के ले जाना है। नाव से ही शव जा रहा है? हाँ, नाव से ही शव जा रहा है। कितनी परेशानियाँ? परेशानी नाव से शव जा रहा है। अभी हम जो भाई बेचारे वहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। पानी है, सभी लोग जा नहीं सकते। कुछ और भी लोग हैं और इनसे भी बात करेंगे कि ये जो लोग हैं यहाँ पर जिस तरह से जल बढ़ाव है, जल बढ़ाव में समस्याएं हो रही हैं, तो समस्याएं किस तरह की हो रही हैं और किस कदर हैं? गंगा का चूंकि जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ा हुआ है सर, यहाँ कोई समस्या नहीं है। बॉडी भी नॉर्मल आ रही है और आराम से भी जल रही है। ये जो बोले सवाल ये है कि गलियों में नौका चल रही है, ये समस्याएं किस तरह की दिखाई दे रही हैं जो गलियों में यहाँ से आप लोगों को ले जाना पड़ रहा है? इसमें सर नाव से लकड़ी जा रही है और नाव से सिर्फ 5 आदमी को लिया जा रहा है क्योंकि वहाँ खड़ा होने की जगह नहीं है। क्योंकि निश्चित तौर पे स्थान कम पड़ गया है और उस स्थान पर किसी के बैठने और खड़े होने की जगह नहीं है। लिहाजा जो लोग नौका से जा रहे हैं वो शवदाह में शामिल हो रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो बहुत कहें। आप देखिए ये सामने ये नौका आ रही है, गलियों में नौका चल रही है बनारस में और इन गलियों से मणिकर्णिका घाट पे ले जाया जा रहा है। शव भी नौका से जा रहे हैं और हर ओर दिक्कतें चरम पर हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और दिक्कतें सिर्फ शवों के अंतिम संस्कार में ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी हैं। नदियों का पानी अब शहर की ओर रुख कर चुका है और इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की एक और रिपोर्ट। वाराणसी में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति है, लेकिन ये जल जमाव सिर्फ बारिश के पानी से नहीं है बल्कि गंगा का पानी अब बारिश के बाद शहर की ओर जाने लगा है। आप देखिए और अब जो स्थिति है वो भयावह होती हुई, आप देखिए हम इस वक्त सड़क पे चल रहे हैं और इस सड़क पर ये जो गाड़ियां चल रही हैं ये गंगा का पानी है जो सामने घाट से ऊपर बढ़कर अब लंका बीएचयू मार्ग की ओर जा रहा है। तो बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों के लिए परेशानी और अब सड़कों पर गंगा दिखाई देने लगी हैं। बारिश के कारण स्थितियां और भी भयावह
हो रही हैं और हर ओर दिक्कत दिक्कत और सिर्फ दिक्कतें ही नजर आ रही हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और चलिए अब आपको बाढ़ बारिश की 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूपी के 6 जिलों से सामने आई हैं जहां बाढ़ के सितम से लोग बेहद परेशान हैं। पहली तस्वीर इटावा से सामने आई जहां बाढ़ की वजह से लोगों के लिए पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है, लोग बाढ़ का पानी पीने को मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर अमरोहा से है जहां गंगा के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। तीसरी तस्वीर गाजीपुर की है जहां भी आलम यही है तो अंबेडकर नगर में पुलिया टूटने से गांव में पानी घुस गया है। जालौन में एक युवक बाढ़ में बह गया तो जालौन में अस्पताल में बाढ़ का पानी घुस गया और सड़क दरिया बन चुकी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रतापगढ़ की एक तस्वीर जहां भारी बारिश की वजह से जिला अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। जिला अस्पताल में बारिश की वजह से पैदा हुए हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये अस्पताल परिसर की तस्वीरें हैं जहां भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है। सिर्फ बाहर ही नहीं, अस्पताल के वार्ड में भी पानी भरा हुआ था और इसी हालात के बीच मरीजों का इलाज चलता रहा। पानी के बीच ही डॉक्टर और नर्स मरीजों का इलाज करने को मजबूर है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अयोध्या में अब बाहरी लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक दी गई है। बाहर से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए अयोध्या में एंट्री के सभी पॉइंट्स को सील किया गया है। इसके अलावा राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जाने वाले सभी रास्तों पर भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। अयोध्या जिला प्रशासन ने सिर्फ स्थानीय लोगों को ही पहचान पत्र की जांच के बाद राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में प्रवेश की मंजूरी दी है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सिर्फ कोरोना की ताजा नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठनों ने त्योहारों पर एक अभियान चलाया है जिसके तहत मेहंदी लगाने वाले युवकों की पहचान की जा रही है। ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक की दुकानों में काम करने वाले विशेष समुदाय के युवकों को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने यह अभियान चलाया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि हिंदू त्योहारों के दौरान विशेष समुदाय के युवकों को मेहंदी लगाने के काम पर ना रखा जाए। कि कट्टरपंथी धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उस धर्म से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति इस तीर मेहंदी लगाने के कार्य को करते हैं, जिससे कि हमारी बहन बेटियों को उनसे बातचीत करने का, उनके पास आने का मौका मिलता है। उसी को लेके हमने मार्केट में 3 दिन पहले सभी दुकानदारों को अवगत कराया था कि आपकी दुकान पर कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति किसी भी हिंदू बेटी के साथ हाथों हाथों पैर पर मेहंदी लगाता हुआ हमको ना दिखाई दे। उसी के मद्देनज़र हमने कल पूरे शहर में, नई मंडी में, शिव चौक पर, भगत सिंह रोड पर, अंसारी रोड पर हमने सभी में दुकानों पर जाकर चेक किया और हमने किसी भी मुस्लिम लड़के को पहले ही अवगत करा दिया था, तो हमें खैर वहाँ कोई मुस्लिम लड़का नहीं मिला। वहीं अलीगढ़ में थाना छर्रा इलाके में गोकशी करने वाले गैंगस्टर बबलू और बबुआ की 4.5 बीघा जमीन को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए ढोल नगाड़े बजाने के साथ माइक पर बकायदा अनाउंसमेंट किया गया। इसके बाद खेत पर सरकारी भूमि होने का बोर्ड भी लगा दिया गया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। वहीं गोंडा में सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल उस वक्त खुल गई जब एसडीएम सदर निरीक्षण करने इथियाठोक विकासखंड के लोहशीशा गांव पहुंचे। निरीक्षण के दौरान ही बारिश होने से सड़क पानी से भरने से कीचड़ में बदल गई, जिसमें खुद सदर एसडीएम फंस गए। इसके बाद एसडीएम कुलदीप सिंह ने अपने जूते हाथ में लिए और करीब 1 किलोमीटर तक उसी कीचड़ भरी सड़क पर चले और सड़क निर्माण की हकीकत को जाना। देवरिया के डीएम और एसपी ने आज दलबल के साथ जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक बैरक को खंगाल करके
आपत्तिजनक वस्तुओं की सघन चेकिंग कराई गई। 1 घंटे से ज्यादा यह अभियान चला। कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं मिली। खान पान की व्यवस्था और साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सभी वस्तुएं जेल मटेरियल मैनुअल और मानक अनुसार पाई गई। वहीं रसोई में बन रहे खाने की गुणवत्ता जांच भी की गई। उधर वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के रोडवेज चौकी इंचार्ज मोहम्मद सुफियान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कैंट स्टेशन के सामने से अतिक्रमण हटा रहे हैं। इस दौरान वो लाउड स्पीकर से लोगों को नसीहत दे रहे हैं। सुफियान खान कह रहे हैं कि वो काशी के प्रथम द्वार को स्वच्छ कराकर रहेंगे और इसीलिए मरने क्यों ना पड़े। तो दरअसल काशी के कैंट स्टेशन के सामने ठेले खोमचे वाले अतिक्रमण उनका रहता है, जिससे आए दिन स्टेशन के सामने जाम की स्थिति बनी हुई रहती है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय अपने घर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान ललित उपाध्याय ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्हें उत्साह वर्धन करने के लिए धन्यवाद दिया। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कई किस्से एबीपी गंगा से उन्होंने साझा किए। काफ़ी चीज़ें थी, तो सबका सपोर्ट था वहाँ पे। यमन मंत्रा जी का वहाँ पे फ़ोन करना हारने के बाद, टोक्यो में प्लेयर से बात करना, उनको मोटिवेट करना, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब आदमी टूट के बिखर जाता है, उसके बाद जोड़ने का काम मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किया। मुझसे जाते वक्त टोक्यो जाने से पहले योगी आदित्यनाथ सर जी ने मुझसे बात किया था कि हाँ आपको बधाई हो, आप जाइए देश के लिए मेडल लेके आइए। तो ये सब चीज़ें धीरे से हर छोटी छोटी चीज़ें आदमी को मजबूत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की। सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम धामी की गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी मुलाकात की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की। अनिल बलूनी और अजय भट्ट के साथ उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। इस दौरान उत्तराखंड के राजनीतिक हालात, संगठनात्मक स्थिति और केंद्र की योजनाओं का लोगों को मिल रहे लाभ और विकास कामों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान सीएम ने गृह मंत्री से कुमाऊं मंडल में एम्स खोलने और देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। गृह मंत्री जी से और भी जो हमारे आंतरिक सुरक्षा के जो प्रकरण हैं, प्रदेश की हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा की है और सब पर मार्गदर्शन किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति देने, किशाऊ परियोजना का संशोधित एमओयू किए जाने और उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की जल्द ही संयुक्त समीक्षा का अनुरोध किया। बहुत सारी जो योजनाएं हमारी केंद्र पोषित प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन योजनाओं को मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर और ज़्यादा उसकी थोड़ा तेज़ी से उस पर काम हो, तेज़ी से यहाँ से धनावंटन हो, उसके लिए मैं विभिन्न मंत्रालयों में मिला हूँ, विभिन्न भारत सरकार के मंत्रीगणों से मिला हूँ। मैंने अनुरोध किया है, उसमें बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पर एक टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन की जो सर्वे का काम होना है, उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। साथ में एक टनल बननी है। जल जीवन मिशन में बहुत सारे गाँव में लघु सिंचाई किसान उसके माध्यम से काम होना है, उसके संबंध में मिला।